देखिए फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और फिजिक्स में मैंने आपको बताया था वेट और मास में क्या डिफरेंस है, बताया नहीं था अभी। उसके बारे में हमको जानना है, वहाँ से भी क्वेश्चन एनडीए में और दूसरे एग्जाम में भी आते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास लिख लीजिएगा हेडिंग के रूप में। डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। देखो बेटा, एक बार जो है बिल्कुल जो है अपने दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स, पहले सुन लो फिर लिखना। वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स, मास इज द नॉट टाइप ऑफ फोर्स। वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। वेट इज वेरिएबल but mass is constant. कहते हैं weight depend on the gravity but mass not depend on the gravity. What is the unit of weight? Newton or kilogram weight. Newton or kilogram weight. फिर यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ग्राम या किलोग्राम। फिर कहते हैं कि वेट जो है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, और इसीलिए वेरिएबल होता है। मास जो है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर जो है कहते हैं वेट मे बी जीरो बट मास नेवर जीरो बिकॉज वेट इज डिपेंड ऑन द ग्रेविटी एंड मास नॉट डिपेंड ऑन द ग्रेविटी। बेटा जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर पूछा जाए वेट कितना होगा, क्या होगा? जीरो होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेट को किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। देखिए गैस वाला लेके आता है ऐसे उजलाता कहता, देखिए 14 केजी है, स्प्रिंग लगा रहता है। और इसको किससे मेजर करते हैं? सिंपल बैलेंस से, तराजू जिसे बोलते हैं, सिंपल बैलेंस से मेजर करते हैं। पहला डिफरेंस लिख लीजिएगा। वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स, वेट इज द टाइप ऑफ फोर्स। नेक्स्ट इसमें it is not type of force, it is not type of force. Weight, it is the vector quantity, it is the vector quantity. Vector quantity यहाँ पे it is a scalar quantity. Quantities. Next, weight depend on the gravity. Weight depend on the gravity, on the gravity. It is not depend on the gravity, it is not depend on the gravity. Weight may be zero, weight may be zero, mass never zero, mass never zero. Unit is Newton or kilogram weight, किलोग्राम वेट या किलोग्राम
फोर्स भी हम लोग बोल देते हैं। यहाँ पे यूनिट ग्राम और किलोग्राम, 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 नोट कर दिया जाए। वेट इज वेरिएबल, वेट is variable, it is always constant, it is always constant, always constant, measured with help of spring balance, measured with help of spring balance, spring balance, spring balance, measured with help of simple balance, measured with simple balance, simple balance, simple balance। ये मेजर डिफरेंस है, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। नोट कर लिया बेटा। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के पोल पे वैल्यू क्या होता है, वेट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। व्हाई? बिकॉज एट दैट प्लेस ग्रेविटी इज मैक्सिमम। और इक्वेटर पर अगर पूछा जाए तो इक्वेटर पे ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होती है, और इसीलिए वहां पे वेट की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट हाइट पे अगर जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है, और उस केस में भी वेट क्या होगा? 0 होगा, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर ओनली डिपेंड करता है तो वेट करता है, मास का कोई रिलेशन नहीं है। नोट कर ले इसे। नोट में लिख लीजिए कुछ पॉइंट को। देखिए, at infinite height from the earth surface, at infinite height from the earth's surface, weight will be 0, weight will be 0, 0। वेट की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी बेटा? आप जानते हो कि वेट इक्वल टू होता है m इंटू जे। m क्या है? मास है, और g क्या है? ग्रेविटी है। तो इनफाइनाइट हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, तो वेट की वैल्यू भी क्या होगी बेटा? 0 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, एट अर्थ सेंटर, एट द अर्थ सेंटर, value of weight also 0,
also zero because अर्थ सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। अर्थ सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो होती है, और इसीलिए वहां पे वेट की वैल्यू जीरो होगी, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगर आपसे पूछा जाए किसी भी बॉडी को सैटेलाइट में अगर रख दिया जाए, वहां पर भी इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो होती है, तो वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। If any object put in the satellite then weight will be zero, then weight will be zero, याद रखना बेटा, वेट जीरो होगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि एट इनफाइनाइट हाइट पे भी अगर आपसे कोई पूछता है वेट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और क्यों जीरो होगी? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है। फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ सेंटर पे, बिल्कुल अर्थ सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो होती है। और किसी भी बॉडी को सैटेलाइट के अंदर अगर रख दिया जाता है, तो वहां पर भी ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है। और जब ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है, तो वेट की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है? अब देखो बेटा, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है अर्थ के पोल पे सबसे ज्यादा होता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। On the pole of Earth, weight is maximum. Weight is maximum because gravity is maximum. Because gravity is maximum. Gravity is maximum. On the equator of Earth, weight is minimum. Weight is minimum. Weight is minimum. फिर बेटा अगर आपसे पूछा जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को, आया है क्वेश्चन आपके एनडीए में और दूसरे एग्जाम में भी, जैसे नीट के एग्जाम में होता है, कहते बेटा जो है किसी भी बॉडी को अगर हम पोल से इक्वेटर की ओर लाते हैं, तो वेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? वेट धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज करता है, लेकिन मास में कोई इफेक्ट नहीं होता है। If any object bring from pole to equator, then weight will be decreases. Weight will be decreases. नोट कर लो बेटा। कहते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर पोल से हम इक्वेटर की ओर लेके आते हैं, तो उसका वेट क्या होगा? कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मास के ऊपर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता है। किसी भी बॉडी का मास जो है, जो मास अर्थ सरफेस पे है वही मास मून के सरफेस पे भी होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है बेटा, अर्थ सरफेस पे ज्यादा है, और मून के सरफेस पे g/6 है। मून सरफेस पे क्या है, ये g की जो वैल्यू है g/6 है, याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है बताओ हाई जंप जो है अर्थ सरफेस पे ज्यादा आदमी जंप कर लेगा कि मून के सरफेस पे, मून के सरफेस पे। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, g/6 है, ग्रेविटी कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंडियन में कैसे क्वेश्चन पूछता है। फंडामेंटल फोर्स लिखिएगा, फंडामेंटल फोर्स, टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स, टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स। Type of fundamental force, mental force, type of fundamental force, there are different type। पहला gravitational force, gravitational force। next electrostatic force, electrostatic force, electrostatic force। next nuclear force, nuclear force। next magnetic force, magnetic force, magnetic force। next weak nuclear force, weak nuclear force। देखो बेटा ये फंडामेंटल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा फील्ड है जो कंजर्वेटिव फील्ड के नाम से जाना जाता है, कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है बेटा? कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होता है जिसमें वर्क डन फॉलोड पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोड पाथ, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कई बार आ चुका है। कौन सा फील्ड होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये दोनों जो है कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड अभी बताएंगे कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, नोट करिए फटाक से। हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, हेडिंग के रूप में नोट कर लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले किसने दिया था भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय न्यूटन। उन्होंने बताया था कि जब दो बॉडी जो है अगर डिफरेंट मास की है और उनके बीच का डिस्टेंस r है, उनके बीच एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते। देखें आप ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा? ये मास m1 है, ध्यान दीजिए मास m1 है और यहाँ पे मास m2 है, पॉइंट मास है और जिनके बीच का डिस्टेंस r है। आपसे कहा जाए इसमें फोर्स की वैल्यू, म्यूचुअल जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? आप जानते हो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है बेटा।
की जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F is the force, m1 m2 is the mass and r is the distance between two point mass। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है m1 m2। अगर m1 m2 ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी बेटा ज्यादा होगी। यहाँ पे 1/r² है, 1/r²। तो बेटा जो है r की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और मैंने बताया था कि अगर इसमें बेटा ग्राफ आता है तो ग्राफ मैंने पहले बताया था F और 1/r² में ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बेटा जो है F और 1/r², इसको अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्लियर है। फिर अगर आपसे कहा जा रहा है नहीं हमें ग्राफ जो है किसमें चाहिए, F और केवल r में चाहिए, 1/r² नहीं, कैसा आता है, सेकेंड डिग्री का ग्राफ आता है। सेकेंड डिग्री ग्राफ, सेकेंड डिग्री ग्राफ, सेकेंड डिग्री ग्राफ, सेकेंड डिग्री ग्राफ। और जी क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नोट कर लीजिए इसे फटाक से। (6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए देखो बेटा यहाँ पे ये जी की जो वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर यूनिट है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे फार्मूला आया, डायमेंशनल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लिया आपने। और देखो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे जी का अगर पूछ रहा है क्या करोगे, F इंटू r² कर दोगे अपॉन m का स्क्वायर। m क्या है, मास है, F क्या है, फोर्स है, r क्या है, डिस्टेंस है। आप जानते हो कि F का डायमेंशनल फार्मूला m/t/2 है और r है L² है और यहाँ पे क्या है बेटा, m² है। यहाँ से कैंसिल हो गया, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, L³ t-2 ऊपर जाएगा m-1। क्लियर है, इट इज क्लियर। नोट कर लीजिए डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशन मैंने लिख दिया, r डिस्टेंस है, r का स्क्वायर है, L² लिख दिया और m किलोग्राम है। मास का डायमेंशन फार्मूला लिख दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स।
characteristics of state of gravitational force, gravitational force। देखो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला कैरेक्टर ये है, ये दुनिया में सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। तो लीजिए एक बार फिर हम दिखा देते हैं, वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। और ये फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, नेवर रिपल्सिव। और इट इज ए कंजर्वेटिव, लार्ज रेंज का फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, याद रखिएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। और ये जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स फिर जो है कहते बेटा जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। चलिए नोट कर लिया जाए। पहला, इट इज ए वीकेस्ट it is the weakest force in the nature, force in the nature, weakest force in the nature। याद रखना बेटा, इससे कमजोर बस दुनिया में कोई नहीं होता है। It is always attractive force, attractive force। always क्या होता है बेटा, attractive force होता है। it is not depend on the medium, not depend on the medium, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता बेटा, याद रखना नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और इस फोर्स को किसने दिया था बेटा, न्यूटन ने दिया था, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, न्यूटन ने दिया था। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स, लंबी दूरी का बल होता है। इट इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, याद रखना। इट इज ए नॉन कांटेक्ट फोर्स, इट इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, non-contact force। Next, it is a central force, it is a central force, central force। नोट करो बेटा, हो गया। चलिए बेटा जो है कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, व्हाट इज द कंजर्वेटिव फील्ड, लिखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड, यहाँ पे जान लेना जरूरी है।
कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स। देखिएगा, those field in which work done not depend on the followed path, not depend on the followed path is known as conservative force or field, known as conservative force or field। अब देखो बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? मैंने बताया था कि वर्क डन जो है फॉरवर्ड पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा, यहाँ पे सपोज दैट जो है ये अर्थ सरफेस है, ध्यान दो, अर्थ सरफेस है और यहाँ से किसी बॉडी को h हाइट तक हम लेके जा रहे हैं, जिसका मास जो है मास m है, हाइट h है, ग्रेविटी की वैल्यू g है। तो अगर इस पाथ से, ये वाले पाथ से लेके जाएं या ऐसे लेके जाएं इस हाइट तक या ऐसे लेके आए इस हाइट तक, इन तीनों पाथ में ये है, ये B है और ये C है, हाइट सेम है बेटा, हाइट सेम है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क डन जो है यहाँ पर भी क्या होगा? mgh होगा, mgh। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके थ्रू जो है wb इक्वल टू mgh और wa भी क्या होगा? बोलो, mgh wc mgh। यहाँ पे कई बार पूछा जा चुका है कि कौन ज्यादा होगा, कभी कभी के ऑप्शन बना के दे देता है। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? wa इक्वल टू wb इक्वल टू wc, because it is a conservative field, work done not depend on the followed path, work done not depend on the followed path, followed path के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फिर इसी तरह से मान लो बेटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दैट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी भी चार्ज पार्टिकल को